नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का तृतीय श्रेणी अध्यापक के भर्ती परीक्षा L2 लेवल 2 में साइंस मैथ्स से तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का इस सेशन के अंदर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। यह क्लास साइंस की यूनिट सेकंड की क्लास है और यूनिट सेकंड जो है वो अपने सिलेबस के अंदर इस प्रकार से है: तत्व, यौगिक, मिश्रण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और मिश्रण के पृथक्करण की विधियां हैं, वो भी मिश्रण टॉपिक के साथ ही शामिल हो जाती हैं। यह यूनिट सेकंड की आज तीसरी क्लास है और आज यूनिट सेकंड है वो कंप्लीट हो जाएगी। इससे पूर्व थर्ड ग्रेड साइंस के नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट के अंदर पहली जो यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली, एटम्स एंड मॉलिक्यूल वाली, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो यदि आप वीडियो के ऊपर नए जुड़े हैं तो इससे पूर्व वो यूनिट भी आप अवश्य देखें। बहुत ही स्तरीय मैटर है वो यहाँ पर इस क्लास के अंदर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इन क्लासेस को देख लेने के बाद में साइंस के क्षेत्र में आपको किसी भी और क्लास की या और गाइड की और नोट्स की पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आज की इस क्लास के अंदर देखिएगा, अपन ने इससे पूर्व सेकंड यूनिट के जो 2 पार्ट पढ़े हैं उनके अंदर पहले पार्ट के अंदर अपन ने तत्व और यौगिक को, जिसके अंदर तत्व के प्रकार, अलग अलग धातु, अधातु, उपधातु, इन सभी को अपन ने बहुत अच्छे से देखा है। सेकंड वीडियो जो इसका बना उसके अंदर मिश्रण के प्रकार देखे, मिश्रण में समांगी मिश्रण में विलयन को पढ़ा, उसके गुण पढ़े सभी। विषमांगी मिश्रण के अंदर निलंबन और कॉलॉइड्स के टाइप, इनके सभी की प्रॉपर्टीज़, इन सभी को देखा और बहुत ही शानदार क्लासेज जो इससे पूर्व अपलोड की जा चुकी हैं, तो आप निश्चित तौर पर उनको देखें। आज के इस सेशन के अंदर अपन कंटिन्यूअस मिश्रण जो है उसके आगे की बात, यानी मिश्रण के पृथक्करण की विधियाँ, मिश्रण के शुद्धिकरण की जो मेथड हैं उनको इस क्लास के अंदर देखेंगे। तत्पश्चात अपन इसी क्लास में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में भी देखेंगे और इस प्रकार से यह यूनिट है वो आज के इस सेशन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो निश्चित तौर पर पहले की क्लास भी देखें और जो भी आप इस चैनल के ऊपर जुड़ रहे हैं, इस वीडियो में जुड़ रहे हैं, तो क्लास को पूरा देखें, स्किप नहीं करें। निश्चित तौर पर ये वीडियो है वो आपको बहुत ही अच्छा लाभ दे करके जाने वाला है। तो जुड़े रहें और चैनल के ऊपर प्यार प्रेम अपना बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबा लें ताकि जो ही आपको यहाँ से वीडियो अपलोड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। टेस्ट सीरीज वगैरह हैं, अलग अलग साइकोलॉजी के क्लासेस हैं, वो सभी मैटर जो जितना भी पॉसिबल हो पाता है वो यहाँ पर अपलोड किया जाता है, तो आप उससे लाभान्वित हों। बहुत ही आसान तरीके से और सारी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस यूनिट को। यूनिट का अंतिम पार्ट है, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, मिश्रण के जो भी घटक हैं, अवयव हैं, उनके पृथक्करण की विधियाँ, यानी कि मिश्रण के अवयवों को शुद्ध करने की मेथड। इन मेथड्स के अंदर सबसे पहले वेपराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण विधि है। तो देखिए क्या होता है कि अवाष्पशील घटक का वाष्पशील घटक से पृथक्करण करने के लिए यह विधि मुख्य रूप से। अब वाष्पीकरण अपन सभी जानते हैं कि किसी अवयव को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करेंगे तो उसकी वाष्प बन जाएगी। अब यह विधि कब काम में ली जाएगी कि कोई एक अवाष्पशील घटक है, दूसरा वाष्पशील घटक है, ऐसे 2 अवयवों का मिश्रण है, तो अवाष्पशील घटक की वाष्प नहीं बनेगी और वाष्पशील घटक है वो क्या हो जाएगा, वाष्प के रूप में अलग हो जाएगा। उसका अपन संघनन करवा करके वापस प्राप्त कर लेंगे। यहाँ क्या होता है, अवाष्पशील घटक के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। जैसे अपन यूँ कहें, नमक के शुद्धिकरण की विधि है, नमक और जल का मिश्रण है, नमक निकालने की जो मेथड है वो भी यहाँ वेपराइजेशन के ऊपर ही डिपेंड करती है। यही विधि काम में ली जाती है कि जब नमकीन जल को गर्म किया जाता है तो जल की वाष्प बन जाती है और नमक के क्रिस्टल है वो अपने को प्राप्त हो जाते हैं। तो चूंकि अवाष्पशील घटक के क्रिस्टल यहाँ पर अपने को प्राप्त होते हैं, इसलिए यह विधि क्या कहलाती है, क्रिस्टलाइजेशन यानी कि क्रिस्टलीकरण के नाम से भी जानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अपन देखें, जल के अंदर घुले हुए नमक या शक्कर या स्याही, यानी कि कोई भी रंगीन, जैसे नीला, काला, इस प्रकार से स्याही है तो उसके अंदर नीला पिगमेंट यानी कि रंजक है वो पानी के अंदर घुला हुआ है। अपन गर्म करेंगे तो पानी का वाष्पीकरण बन जाएगा और जो स्याही का रंजक है, डाइज जो है,
वो क्या हो जाएंगे, अपने को अलग प्राप्त क्रिस्टल के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। यही विधि मुख्य रूप से जल से नमक वगैरह साल्ट वगैरह अलग करेंगे तो शुद्धिकरण के अंदर भी काम में आती है। ठीक है, तो जल के शुद्धिकरण के अंदर भी क्रिस्टलीकरण विधि है वो काम में ली जाती है। और यदि जल के अंदर नमक, शक्कर, शाही इत्यादि घुले हुए हैं, अवाष्पशील घटक अगर पानी के अंदर यानी किसी भी विलायक के अंदर जो वाष्पशील है उसमें घुले हुए हैं, तो उसको वाष्पशील अवयव को अलग कर दिया जाता है गर्म करके, और अवाष्पशील घटक के क्रिस्टल अपने को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अपनी क्या होती है, वाष्पीकरण विधि काम में आती है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? पहली बात तो क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है कि अवाष्पशील घटक से वाष्पशील घटक को पृथक करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त करेंगे। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं। वाष्पीकरण विधि, या जल से नमक को अलग करने में, शक्कर को अलग करने में, स्याही के रंजक को अलग करने के अंदर कौन सी विधि काम में ली जाती है, तो वाष्पीकरण, या अपन क्या कह सकते हैं, क्रिस्टलीकरण विधि है वो काम में ली जाती है। तो बहुत ही आसान सी, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो अपने को क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा उस मैटर के ऊपर फोकस करना है। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट, अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि के अंदर मुख्य रूप से क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल मेथड जो है कि केंद्रीय पार्ट से और कोई भी इस प्रकार का यंत्र, अपकेंद्रण यंत्र लगाते हैं, जिससे उसको तेजी से जब घुमाया जाता है तो जो उसके बाहर की तरफ बल लगता है, बल लगने से वो सारा मैटर है वो क्या करता है, रोटेट होता है, घूर्णन करता है। तो मिश्रण को तेजी से अपकेंद्रीय यंत्र के द्वारा, जैसे अपन बिलोने वाली मशीन होती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि सेंटर में जो रोड लगी हुई है और जो पंखा लगा हुआ है वो पूरे उस मैटर को क्या करता है, चारों तरफ घुमाता है, और उससे क्या हो जाएगा कि जो हल्का पदार्थ है वो अलग होकर के ऊपर आ जाएगा और भारी पदार्थ है वो नीचे जम जाएगा। तो तेजी से घुमाया जाएगा, घुमाने पर हल्के कण जो होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, तथा भारी कण हैं यानी भारी घटक है उसके कण क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से अवयव क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। बिलोना मशीन जो अपनी होती है घरों के अंदर अपन काम में लेते हैं, ये इसी सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है, जिसके अंदर अपन दही छाछ वगैरह डालते हैं, डाल करके उसको जब घुमाते हैं बिलोया जाता है। बिलोना मशीन जब उसको अपकेंद्रित करती है तो क्या होता है कि उससे मक्खन, क्रीम वगैरह है वो बाहर निकले आता है, ऊपर आ जाता है, क्योंकि उसका घनत्व कम होता है। दूध से क्रीम निकालने के अंदर भी यही विधि काम में ली जाती है, कच्चे दूध से क्रीम निकाली जाती है। दही से घी यानी मक्खन को पृथक करने के अंदर भी यही विधि यानी कि बिलोने वाली जो प्रोसेस है उसमें भी यही विधि काम में ली जाती है, अपकेंद्रण विधि ही काम में ली जाती है। ये तमाम एग्जाम्पल हैं, उनमें से कोई सा भी एक एग्जाम्पल देकर पूछा जा सकता है कि इस मिश्रण को पृथक करने के लिए कौन सी विधि काम में लेंगे, तो यहाँ पर अपकेंद्रण विधि काम में आएगी। वॉशिंग मशीन भी इसी सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है। अब वॉशिंग मशीन के अंदर देखो क्या होता है कि एक तो कपड़ा है, उसके अंदर जब धोने की प्रक्रिया, उसके अंदर जो भी अपन सर्फ वगैरह डाल रहे हैं वो चीज़ें अलग हैं, उसको छुटाने की, मिसेल बनने की वो प्रोसेस अलग है। लेकिन होता क्या है कि जैसे कपड़ा गीला हो गया है, अब वो तेज़ी से घूम रहा है तो उससे पानी बाहर की तरफ फोर्स करेगा तो वो वापस बाहर निकल जाएगा। सुखाने की प्रक्रिया है कपड़े को वॉशिंग मशीन के अंदर ही सुखाने की प्रक्रिया, तो उसमें भी जब कपड़ा तेज़ी से घूमता है तो उससे पानी है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये भी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। और मेन पॉइंट जो पूछा जाता है यहाँ पर कि रक्त और मूत्र की जो जांच करी जाती है उसके अंदर भी जिस पदार्थ की जांच करनी होती है वो अपकेंद्रीय यानी उस ब्लड को तेजी से, मूत्र को तेजी से घुमाया जाता है और उससे जो भी इच्छित पदार्थ होता है उसको अलग कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो ब्लड और जो यूरिन है उसका टेस्ट करने के अंदर भी अपकेंद्रण विधि है वो काम में आती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। सारे के सारे एग्जाम्पल हैं वो अपने को ध्यान में रहने चाहिए। और मेरी पूरी यह है उम्मीद ही नहीं, मुझे विश्वास है कि एक बार ये चीज़ पढ़ लेने के बाद में केवल आपको 10-15 दिन से रिवीजन करते रहना है, उसके बाद में कहीं भी कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो समझ में नहीं आए, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आगे चलते हैं। तीसरी मेथड है विभेदी निष्कर्षण विधि। विभेदी निष्कर्षण विधि के अंदर क्या होता है कि मुख्य रूप से एक कीप होता है, इस प्रकार से यूँ एक कीप लगा हुआ होता है। इस कीप के अंदर नीचे यहाँ पर एक स्टॉप कॉर्क लगा हुआ होता है, यूँ इस प्रकार से। यहाँ इस कीप के अंदर अपन क्या करते हैं, ये स्टैंड के ऊपर कसा हुआ होता है, वो सारी व्यवस्था होती है। यह अमिश्रणीय या आंशिक मिश्रणीय, मुख्य रूप से आंशिक मिश्रणीय यानी कि जिनके अंदर ऐसे कोई लिक्विड हैं जिनमें कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे आंशिक मिश्रणीय जो द्रव हैं
उनके पृथक्करण के अंदर यह विधि मुख्य रूप से काम में आती है। क्या होता है, दोनों द्रवों को एक पृथक्कारी मतलब अलग अलग करने वाला, जैसे ये जो कीप है वो पृथक्कारी कीप ही है, में भरकर स्थिर छोड़ दिया जाता है। स्थिर छोड़ देंगे तो कुछ समय बाद क्या होगा, क्योंकि उसमें कोई अट्रैक्शन फोर्स तो है नहीं, ये अमिश्रणीय या आंशिक मिश्रणीय पदार्थ हैं, अधिक घनत्व वाला पदार्थ है, भारी होने के कारण नीचे बैठ जाएगा। इस प्रकार से यूं अलग लेयर बन जाएगी, भारी पदार्थ है वो नीचे रह जाएगा, हल्का पदार्थ है उसकी अलग क्या हो जाएगी, ऊपर लेयरें बन जाएगी। तो इस प्रकार से दो अलग अलग सेपरेट लेयर बन जाती हैं। तो अधिक घनत्व वाला पदार्थ नीचे तथा कम घनत्व वाला पदार्थ है वो ऊपर की ओर अलग अलग परतों के रूप में पृथक हो जाते हैं। अब नीचे से जो ही इस स्टॉप कोर को ओपन करेंगे, यहाँ नीचे वाला पदार्थ है वो नीचे इस अपने कंटेनर के अंदर आ जाएगा, स्टॉप कोर बंद कर देंगे, ऊपर वाला पदार्थ कीप में रह जाएगा। तो इस तरह से पदार्थ का अपन विभेदी निष्कर्षण विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं, शुद्धिकरण कर सकते हैं, पृथक्करण कर सकते हैं। जल व तेल के मिश्रण का पृथक्करण इसी विधि के द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि जल है वो नीचे रहता है, तेल है वो घनत्व कम होने के कारण ऊपर ही रह जाता है। हल्के धातुमल तथा पिघली हुई भारी धातु का पृथक्करण वात्या भट्टी में लोहा जो होता है आयरन Fe, उसका शुद्धिकरण जब किया जाता है, लोह धातु का शुद्धिकरण मेटलर्जी धातुक्रम जो है उसके अंदर वात्या भट्टी में क्या करवाते हैं कि ऊपर पूरे के पूरे लोहे के अयस्क वगैरह हैं वो भरे हुए होते हैं, उच्च तापमान के ऊपर वो पदार्थ पिघलते हैं, पिघल करके नीचे वाले चैम्बर के अंदर वात्या भट्टी में नीचे के चैम्बर में इस तरह से आते हैं। यहाँ नीचे की तरफ यहाँ पर क्या होता है कि धातु भारी है तो धातु की परत नीचे बन जाएगी और इसकी सदरी जो है ये धातुमल स्लेग है ये ऊपर रह जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो हल्का धातुमल है वो अलग हो जाता है, जबकि भारी धातु है वो नीचे रह जाती है, इनको अलग कर लिया जाता है। तो यहाँ पर भी जो विभेदी निष्कर्षण का प्रोसेस है, सिद्धांत है, वही काम करता है। वात्या भट्टी के अंदर भी, धातु क्रम के अंदर भी यह मेथड है वो काम में आता है। चलिए आगे बात करते हैं अगली मेथड की। नेक्स्ट मेथड अपनी है वर्ण आलेखी विधि, या इसको अपन क्या कहेंगे, क्रोमेटोग्राफी विधि। अलग अलग है, स्तंभ क्रोमेटोग्राफी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी है, उतनी गहराई में तो अपने को नहीं जाना, लेकिन क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा किस प्रकार से शुद्धिकरण करवाते हैं। तो जो ग्रीक भाषा का एक शब्द है क्रोमा, और क्रोमा शब्द का अर्थ क्या होता है, रंग। क्योंकि सर्वप्रथम क्रोमेटोग्राफी मेथड है वो रंगों के, डाइज के सेपरेशन के लिए काम में ली गई थी, इसीलिए इस मेथड को क्या कह दिया गया, क्रोमेटोग्राफी कहा गया। तो सबसे पहले रंगों के मिश्रण को पृथक करने में प्रयुक्त हुई थी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, क्रोमेटोग्राफी मेथड के नाम से जानते हैं। यही मेथड उपयोगों के रूप में देख सकते हैं। रक्त से नशीले पदार्थ, देखो मुख्य रूप से रक्त और मूत्र की जो जांच की जाती है उसके लिए अपकेंद्रण विधि काम में आती है, जबकि ब्लड से नशीले पदार्थों को पृथक करने के अंदर क्यों ये मेथड है वो इस प्रकार से काम करती है कि जैसे ये यहाँ पर मुख्य रूप से कोई पेपर है तो यहाँ पर अपन कोई डॉट लगाएंगे, ठीक है, ब्लड का नशीले पदार्थ युक्त, तो ब्लड वाले पदार्थ हैं वो अलग स्पीड से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, जबकि नशीला पदार्थ है वो अलग स्पीड से बढ़ेंगे, तो उनकी क्या हो जाती है, अलग अलग इसके अंदर लेयर बन जाती हैं पदार्थों की। ठीक है, अधिशोषण के सिद्धांत के ऊपर ये कार्य करती है। देखो नीचे दे रखा है, सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। ये क्रोमेटोग्राफी मेथड किस सिद्धांत पर काम करती है, तो क्रोमेटोग्राफी है वो स्तंभ पर, यानी चाहे वो पेपर के रूप में है, चाहे कोई अदर कॉलम एल्यूमिना वगैरह का, सिलिका वगैरह का जो स्तंभ होता है उसके ऊपर हो सकता है, पर घटक की अधिशोषण की क्षमता के सिद्धांत पर। अधिशोषण का मतलब उसके पदार्थ के कणों के चारों तरफ सरफेस के ऊपर ये पदार्थ कितना जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं, अधिशोषित होते हैं। तो जिसकी अधिशोषण क्षमता ज़्यादा होगी वो शीघ्रता से अधिशोषित होकर के एक परत बना लेगा, और जिसकी अधिशोषण क्षमता कम होगी वो थोड़ी दूरी पर आगे बढ़ करके क्या करेगा, अपना एक लेयर बनाएगा। तो अलग अलग पदार्थों की लेयर बन जाएंगी, बाद में उनको उचित निक्षालक की सहायता से, अर्थात इनको घोलने वाले पदार्थ की सहायता से इनको पृथक कर लिया जाएगा। तो अपने को इतनी गहराई में यहाँ नहीं जाना, लेकिन मुख्य रूप से अपने को ये ध्यान में रखना है कि जो रंगीन पदार्थ होते हैं उनको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी मेथड काम में ली जाती है। किस सिद्धांत पर काम करती है, तो अधिशोषण के सिद्धांत पर काम करती है, ये मुख्य रूप से ध्यान में रखना है अपने को। और ब्लड से नशीले पदार्थों को, ड्रग्स वगैरह होती हैं, उनको अलग करने के लिए भी कौन सी मेथड काम में ली जाती है, क्रोमेटोग्राफी विधि, यानी कि वर्ण आलेखी विधि काम में ली जाती है। ये इतना सा अपने को वर्णन इसके बारे में ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं आसवन विधि, डिस्टिलेशन मेथड। आसवन विधि के अंदर, आसवन में क्या होता है, दो प्रोसेस शामिल होती हैं।
पहले वाष्पीकरण करवाया जाता है और जिस पदार्थ की वाष्प बन गई उसका वापस संघनन करवा करके और शुद्ध पदार्थ अपन प्राप्त कर लेते हैं। अब क्या होता है कि जब मिश्रण में दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव यानी कि आपस में मिले हुए द्रव उपस्थित हैं जिनके क्वथनांक में 25 केल्विन से अधिक अंतर हो, यानी इनका बॉइलिंग पॉइंट है उसमें 25 केल्विन से ज़्यादा का डिफरेंस होना चाहिए, तब अपन नॉर्मल डिस्टिलेशन है वो काम में ले सकते हैं, सामान्य आसवन विधि काम में ले सकते हैं। गर्म करेंगे तो 25 केल्विन तक का या 25 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर जब है तो जिसका क्वथनांक कम है वो पहले गर्म हो जाएगा, उसकी वाष्प बन जाएगी। मिश्रण यानी कि दो वाष्पशील घटक यहाँ पर मौजूद हैं, पहले वाष्पीकरण करवाएंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसकी वाष्प बनेगी, कम बॉइलिंग पॉइंट वाले पदार्थ की क्या बनेगी, वाष्प बन जाएगी और अलग आ जाएगी, जबकि जिसका क्वथनांक ज़्यादा है वो क्या रह जाएगा, जिस कंटेनर में गर्म कर रहे हैं उसी में मौजूद ही रह जाएगा। अब जो वाष्प अलग आई उसको अपन क्या करेंगे, कम टेम्परेचर पर संग्रहण करवा लेंगे तो वो वापस अपने को लिक्विड अवस्था के अंदर प्राप्त हो जाएगा। तो दो या दो से अधिक आपस में घुलनशील हैं, अघुलनशील होते तब तो अपन इसके लिए जो मेथड है वो कौन सी विभेदी निष्कर्षण काम में ले लेते, लेकिन घुलनशील द्रव हैं, क्वथनांक में 25 केल्विन से ये बात ध्यान में रखनी है से अधिक का अंतर हो तो क्या करेंगे, अपन आसानी से गर्म करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसकी पहले वाष्प बन जाएगी, वाष्पीकरण हो जाएगा, फिर उसको अलग ले जाकर ठंडा करवा लेंगे तो वापस द्रव अवस्था में अपने को वो शुद्ध पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जल और एसीटोन ये दोनों घटक हैं, जो ही अपन इसके मिश्रण को, दोनों ही घुलनशील हैं तो पता ही नहीं चलेगा कि ये पदार्थ हैं वो आपस में मिक्स हुए हैं क्या। गर्म करेंगे अपन, गर्म करते ही एसीटोन है उसकी पहले वाष्प बनेगी क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है, ठीक है। तो एसीटोन की वाष्प बनेगी, इस वाष्प को अलग लेकर के जाएंगे, फिर इसको अपन क्या करेंगे, मुख्य रूप से शीतलक के अंदर से गुजारेंगे, यानी जहाँ से बर्फीला पानी प्रवाहित हो रहा हो ऐसी नली में से प्रवाहित करेंगे तो संघनन होगा, संघनन होने से शुद्ध एसीटोन अपने को अलग प्राप्त हो जाएगा। जबकि जल है उसके बॉइलिंग पॉइंट तक अपन ने इसको गर्म ही नहीं किया है, कम ताप पर ही गर्म किया है, तो कम ताप पर एसीटोन की तो वाष्प बन गई है लेकिन जल की वाष्प अभी तक नहीं बनी, तो वो जिस फ्लास्क में अपन गर्म कर रहे हैं आसवन फ्लास्क में उसी में जल है वो शेष रह जाएगा, उसको सीधा अपन वहाँ से अलग ही कर लेंगे। तो इस प्रकार से जल और एसीटोन दोनों का ही मिश्रण है वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जल है वो आसवन फ्लास्क में रह जाएगा जबकि एसीटोन है वो अलग अपन प्राप्त कर लेंगे संग्रहण करवा करके। तो पहले वाष्पीकरण होगा बाद में संग्रहण होगा, ये दोनों ही मेथड सामूहिक रूप से जब काम करेंगी तो ये कौन सी विधि होगी, आसवन विधि होगी। अब अपन बात करते हैं आगे, देखिएगा प्रभाजी आसवन विधि। ये आसवन विधि का ही एक क्या है, परिशोधित रूप है, यानी एक हाई क्वालिटी वाला रूप है। क्या होता है, जब मिश्रण के द्रवों के क्वथनांकों में यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन से कम का अंतर हो, यानी कि डिफरेंस, जैसे मान लो एक का 100 केल्विन है बॉइलिंग पॉइंट और दूसरे का 110 ही है तो 10 केल्विन का डिफरेंस हुआ ना, तो जब 25 केल्विन से कम टेम्परेचर का अंतर हो उनके क्वथनांक में तो यह विधि प्रयुक्त करी जाती है। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं तो उसमें पेट्रोलियम के अंदर केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, विभिन्न गैसें हैं, गैसोलीन है, ये सभी, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो अंतर है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि 25 केल्विन से कम होता है, तो उनके पृथक्करण के अंदर काम मिल जाती है। तो पहली बात तो पेट्रोलियम पदार्थों के पृथक्करण में कौन सी विधि काम मिलेंगे, प्रभाजी आसवन विधि। वायु के जो घटक हैं, वायु के मिश्रण के अंदर जो गैसें हैं कौन कौन सी, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, अदर गैसें हैं, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो डिफरेंस है, अंतर है, वो बहुत ही कम पाया जाता है, 25 केल्विन से या 25 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत कम होता है, ठीक है। तो देखिएगा जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो -183 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में लेंगे तो केल्विन के अंदर 273 ऐड करेंगे प्लस 273 जोड़ते ही 90 केल्विन आ जाएगा। अब ऑर्गन है, ऑर्गन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -186, तो देखो 3 डिग्री सेंटीग्रेड का ही डिफरेंस हुआ है यहाँ पर, 3 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो केल्विन के अंदर भी 3 केल्विन का ही होगा। भाई ये है कि डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन, यानी डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर अपने को जो वैल्यू दे रखी है इसमें आप 273 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा, लेकिन जो डिफरेंस है वो तो उतना ही रहना है ना। यहाँ 183 -183 और -186 के अंदर भी 3 डिग्री सेंटीग्रेड का है, तो 90 और 87
केल्विन के अंदर भी कितना है, 3 केल्विन का ही अंतर है, तो डिफरेंस बहुत कम है। यहाँ -186 और -196 के अंदर 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है, तो यहाँ 87 और 77 के अंदर भी 10 केल्विन का क्या है, डिफरेंस है, यानी कि 25 केल्विन से कम डिफरेंस है इनके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। तो इन गैसेज को पृथक्करण करने के लिए, अलग करने के लिए भी कौन सी विधि काम में ली जाती है, प्रभाजी आसवन विधि है वो काम में ली जाती है। सामान्य तौर पर डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ये बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर ये दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट, कई बार पूछ लेता है, बाकी चांसेस बहुत ही कम हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे डाटा भी। इसके बाद में फिल्ट्रेशन यानी कि छानना और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी कि सूक्ष्म निस्यंदन, अति सूक्ष्म निस्यंदन, छानने को निस्यंदन बोलते हैं, निस्यंदन, ठीक है, हिंदी में फिल्ट्रेशन का। तो ये मुख्य रूप से फिल्टर पेपर लगाकर किसी पदार्थ को अपन अलग कर लें, जैसे मान लो कि पानी के अंदर मिट्टी वगैरह के कण है वो मिक्स हो रखे हैं, तो अपन उसको छान सकते हैं, छान करके भी अलग कर सकते हैं, या फिर सूक्ष्म अगर कण हैं विलय पदार्थ के, तो उसके लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन विधि है, अति सूक्ष्म निस्यंदन विधि है, वो भी काम में ली जा सकती है। तो ये तो सामान्य ही है, छानने की मेथड है, तो इनके रूप में ज़्यादा कोई विशेष अपने को चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विधियां हैं शुद्धिकरण की, फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी कि निस्यंदन और अति सूक्ष्म निस्यंदन, तो ये भी नाम ध्यान में रख लेंगे। तो ये अपनी जो मिश्रण यानी कि जो पदार्थ हैं उनको शुद्ध करने की विधियां या उनके मिश्रण के घटकों को, अवयवों को पृथक करने की विधियां जो थी वो अपन ने पढ़ी हैं। अब अपन देखते हैं आगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल एक्सचेंजेस। तो देखिएगा यहाँ से भी क्वेश्चन है वो पूछा जाता है और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। भौतिक परिवर्तन, तो जैसा नाम से स्पष्ट है, भौतिक गुणों में जो परिवर्तन होगा वो भौतिक परिवर्तन होगा, और रासायनिक गुणों में जो परिवर्तन हो जाएगा पदार्थ में वो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। अब भौतिक गुण जिनको अपन देख सकते हैं सामान्य तौर पर बिना अभिक्रिया करवाए, जिन गुणों की अपन पहचान कर सकते हैं वो क्या होते हैं, भौतिक गुण होते हैं। तो भौतिक गुण जैसे भौतिक अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, रंग, गंध, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक आदि में परिवर्तन होता है पदार्थ में, तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यदि पदार्थ के रासायनिक संगठन में यानी कि रासायनिक गुणों के अंदर परिवर्तन होता है तो वह परिवर्तन क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा भौतिक परिवर्तन के अंदर चूंकि केवल भौतिक स्वरूप चेंज हुआ है, रासायनिक संगठन बदला ही नहीं है, और जब संगठन नहीं बदला है तो नए पदार्थ का निर्माण यहाँ पर नहीं हुआ है, नया पदार्थ नहीं बनता है। जबकि इसके अंदर क्या होता है, नया पदार्थ बनता है, क्योंकि संगठन बदल जाता है। और जब कॉम्बिनेशन बदल जाएगा, सूत्र ही बदल जाएगा, तो सूत्र बदलेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नया पदार्थ बनेगा। क्योंकि यहाँ नया पदार्थ नहीं बनता, इसलिए केवल अवस्था वगैरह चेंज होती है, तो पदार्थ को पुनः अपन उसी अवस्था में, जैसे अपन बर्फ़ को गर्म करेंगे तो जल बन जाएगा, जल को ठंडा करेंगे तो वापस बर्फ़ बन जाएगी, ठीक है ना। तो पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है, यानी कि यह परिवर्तन क्या है, अस्थायी है, और पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है मतलब कि उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल है, वापस उसी अवस्था में ला सकते हैं अपन। यहाँ रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन है वो एकदम से स्थायी होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, इरिवर्सिबल होता है। जैसे कि अपन ने कार्बन को, लकड़ी को जला दिया, जलने से राख बन गई, अब राख से वापस लकड़ी नहीं बन सकती, कार्बन नहीं बन सकता, तो यह परिवर्तन स्थायी है, अनुत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल है। फिर एग्जाम्पल देखेंगे अपन, तो एग्जाम्पल की देखिएगा, चर्चा करते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के अंदर। तो जैसे जल है H2O, मैं यहाँ यूँ कहूँ H2O, तो H2O के ही कण बर्फ में है, H2O ही जल में जो लिक्विड फॉर्म में है उसमें है, और H2O के ही पार्टिकल किस में है, जलवाष्प में जो गैस अवस्था में है। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हैं, जबकि उसमें कण क्या हैं, H2O के ही अणु मौजूद हैं, तो संगठन है वो सबका एक ही है। फिर एग्जाम्पल देख रहे हैं भौतिक परिवर्तन, पेड़ को काटना, पेड़ को काट दिया, तो काटने से ये नहीं है कि पेड़ को काट देने पर कोई नई चीज़ बन जाएगी, रहेगा वो पेड़ ही, हाँ उसके अंदर वो प्रोसेस रुक जाएंगी, धीरे धीरे वो चीज़ें अलग हैं, धीरे धीरे पेड़ है वो मर ही जाएगा, वो बात है, वो तो रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन पेड़ को काटना ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। मक्खन का पिघलना, घी है ठसा हुआ, बिल्कुल ठोस है, ठोस अवस्था के अंदर है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा और टेम्परेचर बढ़ने से वो क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया,
तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। अगर अपन उसको फ्रिज में रखेंगे वापस जम जाएगा। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन ही है, ठंडा करेंगे वापस जम जाएगा। नमक और चीनी का जल में घुलना, नमक और चीनी को जल में घोला, वापस गर्म करेंगे, गर्म करने से अपन नमक उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। या नमक का टेस्ट, यानी भौतिक परिवर्तन होता है तो उसके अंदर जो गुण है वो नहीं बदलते, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन, स्वाद वगैरह है वो चेंज नहीं होता। जैसे नमक चीनी को पानी में घोलिया तो भी नमक और चीनी का अपने को उस पानी में टेस्ट आएगा। फलों को काटना, तो फल को काट लेने के बाद में, काटने से जैसे अपन ने कोई भी फ्रूट अपने पास में है, तरबूज अपने पास है, काट दिया तो काट देने के बाद भी वो छोटे उसके पीस बन जाएंगे, लेकिन वो तरबूज ही रहेगा। तो ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन हैं। रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरणों में देखें तो समस्त जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं जो होंगी, आगे अपन केमिकल रिएक्शंस का पूरी यूनिट है अपने सिलेबस में, उसको पढ़ेंगे तो समस्त रासायनिक अभिक्रियाएं ही क्या है, रासायनिक परिवर्तन हैं। जैसे लोहे के ऊपर जंग लगना, लोहा चांदी के ऊपर जो भी हैं उन पर जंग लगने की प्रोसेस यानी कि संक्षारण की प्रक्रिया है, तो रासायनिक परिवर्तन है। नए पदार्थ उसमें ऑक्साइड सल्फाइड वगैरह बनते हैं। दूध से दही बन गया तो अब दही से वापस आप दूध नहीं बना सकते कुछ भी करके। कागज़ या लकड़ी जिसमें कार्बन होता है, कार्बन जल गया, वायु की उपस्थिति में CO2 गैस निकल गई प्लस उष्मा निकल गई, अपशिष्ट पदार्थ निकल गए, अब वापस आप कुछ भी करके कार्बन नहीं बना सकते हो। तो ये रासायनिक परिवर्तन है। जीवों के शरीर के अंदर होने वाले जितनी भी लाइफ साइकिल्स हैं, जैविक प्रक्रम है, श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है, ठीक है, तो उनके अंदर भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन ही हैं। अब एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, मोमबत्ती का जलना, ये किस प्रकार का परिवर्तन है? तो इसमें दोनों ही घटनाएं शामिल होती हैं, भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन इसके अंदर है। यदि आपको मोम का पिघलना केवल इतना शब्द दिया गया तो वो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती के जलने में दोनों क्रियाएं होती हैं। मोमबत्ती के जलने में मोम पिघलता भी है, पिघल कर नीचे आता है, नीचे आकर वापस जम जाता है, तो इतनी प्रोसेस तो क्या है, भौतिक परिवर्तन। और उसमें जो मोमीय या तेलीय पदार्थ जो मोमबत्ती के अंदर मिक्स थे वो जल गए और जल करके क्या हो गया, वाष्पीकृत हो गए हैं, तो अब वो वापस नहीं आ सकते, ठीक है। तो यह परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो मोमबत्ती में दोनों घटनाएं होती हैं, मोम पिघल कर वापस जमता है, ये तो है भौतिक परिवर्तन, और जो तेलीय पदार्थ उसमें से जल जाते हैं वापस नहीं प्राप्त होते अपने को, वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो मोमबत्ती के जलने में भौतिक और रासायनिक दोनों ही प्रक्रियाएं हैं वो शामिल होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपनी जो सेकेंड यूनिट थी, जो थर्ड ग्रेड L2 साइंस मैथ्स के लिए साइंस के पोर्शन के अंदर शामिल थी। इससे पूर्व परमाणु और अणु की यूनिट और परमाणु स्ट्रक्चर वगैरह जो हैं, मॉल कॉन्सेप्ट है, ये फर्स्ट यूनिट भी कंप्लीट हो चुकी है। और सेकंड यूनिट जो अपन ने अभी एक क्लास ये देखी और इससे पूर्व 2 क्लास हैं वो और अपलोड की गई हैं, 3 क्लासेज के अंदर यह यूनिट भी कंप्लीट हो गई है। धीरे धीरे सारी की सारी यूनिट्स हैं वो कंप्लीट करवा दी जाएंगी बहुत ही कम समय के अंदर, लेकिन ज़रूरत है तो ये है कि अभ्यर्थी हैं वो कंटिन्यूअस जुड़े रहें और अपनी तैयारी को जारी रखें। जो धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा भरेगा वो निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेगा। और यूं केवल ख्वाब देखते रहेंगे अपन कि हम सफल होंगे और उस सफलता के ख्वाबों के ऊपर जब वर्क नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे, तो फिर सफलता है वो निश्चित तौर पर अपने हाथ नहीं लगने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि सभी एकदम से जोश खरोश के साथ में और पूर्ण उमंगों के साथ में अपनी तैयारियों में जुड़े हुए हैं। चैनल के ऊपर इस क्लास में जुड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों का एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन और आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं। मिलते हैं फिर से एक नई क्लास के अंदर। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।